Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Good morning to all of you. आज जो हमारा क्लास होगा स्पेशली सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए होगा और अपने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था और सिलेबस के अंतर्गत पेपर 13 और 14 को जो है हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग पेपर जो 15 है उसकी चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेमेस्टर 4 में भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, जैसे कि आपने सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, जिसमें कुछ इलेक्टिव पेपर्स होते हैं जिसमें आपको सेक्शंस या ग्रुप दिए होते हैं। आप उसमें से चुन सकते हैं कि ग्रुप ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, चॉइसेस होते हैं। और कुछ जो है आपके कोर पेपर होते हैं तो उनको आपको पढ़ना कंपलसरी होता है। इस सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको 4 पेपर दिए गए हैं, 401, 402, 403 और 3 के अंतर्गत आपका इलेक्टिव पेपर है और इलेक्टिव पेपर में आपको कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसको देखना है और इस पेपर का नाम है और इसमें सेक्शन ए और बी है। आपके पास चॉइस होगी कि आप चाहें तो जो भी सेक्शन है उसको चुन सकते हैं, जो भी पेपर है अपनी इच्छा के अनुसार उसको चुनकर रख सकते हैं। हम लोग जो क्लास में कॉलेज में जो अपना पढ़ाते हैं या अभी जो 1-2 भी बैच जो निकला है पीजी में, तो उसमें हम लोगों ने कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज जो ग्रुप बी है उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, उसको हमने पढ़ाया था और हम लोग इस पेपर को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर को। और इसके बाद फिर अगर समय बचेगा तो फिर इसके ग्रुप ए को भी हम लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसको भी कोशिश करेंगे कि हम लोग उसके लिए भी आपको वीडियो या नोट्स प्रोवाइड कर दें, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि आप एग्ज़ाम के समय जो भी ग्रुप चाहें वो सेलेक्ट कर सकें। आज जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पेपर जो इसका है सेमेस्टर 3 का पेपर, ये 3 होगा, या अगर सीक्वेंस देखें तो ये पेपर 15 होगा ये, और इसका कोड होगा CC पॉल साइंस 403 ग्रुप बी और इसका नाम है कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज, जो समकालीन, इसका हिंदी हुआ समकालीन राजनीतिक समस्याएं जो हैं वो क्या हैं, उसको हमें देखना है इस पेपर के अंतर्गत। और सभी पेपर की भांति इस पेपर में भी हमें 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 8 यूनिट दिए हुए हैं और उसके अंतर्गत बहुत डिफरेंट जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। हमको उन्हें पढ़ना है अपने कोर्स में। CBCS जो करिकुलम है, सेमेस्टर सिस्टम है, उसके अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले बताना भूल गई, हर पेपर की तरह इस पेपर में भी 100 मार्क्स के सारे पेपर्स होंगे और जिसमें 30 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स, आपके असाइनमेंट्स, आपका प्रेजेंटेशंस और 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के होते हैं। इस पेपर में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स और एक आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स। अब जो है हमारा जो पेपर, ये जो पेपर 15 पेपर के अंतर्गत जो पहला यूनिट हमें पढ़ना है वो यूनिट है इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम इन द पोस्ट कोपेनहेगन पीरियड। ये फर्स्ट टॉपिक का नाम है। इसको हिंदी में हम कहेंगे
पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है, और उसमें देखना है हमें भारत की सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है इस पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए, उस पॉलिसीज का हम लोग को का अध्ययन करना है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोपेनहेगन जो पीरियड था, जिस समय पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन किया हो गया था कोपेनहेगन, उससे पहले भारत का क्या रोल था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण को के दृष्टिकोण से भारत का क्या सहयोग था, भारत का क्या की पॉलिसी थी, इसको हमें इस पेपर के अंतर्गत जो है वह देखना है, समझना है, फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है डेवलपमेंट इश्यूज, और इसमें हमें देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21। हिंदी में इसको कहेंगे विकास के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, और उसमें हमें देखना है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कब आया, और उसके बाद एजेंडा 21 क्या था। इस 21 जो एजेंडा था इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से देश भाग लिए, इसमें शामिल थे, नहीं थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, ये कैसे होता है, क्यों ये किया जरूरी है, और जो भी विकास की समस्या है, विकास की समस्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच जो इश्यूज है, उसको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत समझने का, देखने का, जानने का प्रयास करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है थर्ड यूनिट 3, चैप्टर 3, और वो है जेंडर इश्यूज, मतलब लिंग की जो समस्या है, जेंडर इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन की जो समस्या है, महिला और पुरुषों के बीच जो डिफरेंसेस है उसको, उसकी समस्याएं क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हर देश में क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या है, महिलाओं और पुरुष में जो डिस्क्रिमिनेशन है, अंतर है, वो क्या है, बच्चों की समस्या क्या है। तो ये जेंडर इश्यूज के अंतर्गत हमें इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 या यूनिट 4 के अंतर्गत हमें पढ़ना है चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या चैलेंज है। हर देश की अपनी आंतरिक सुरक्षा होती है और उसके लिए खतरा क्या है, उसके लिए चैलेंजेस, चुनौतियां क्या हैं, उसको देखना है। और इसमें स्पेशल फोकस किया गया है दो चीज़ पर, टेररिज्म, आतंकवाद, और फंडामेंटलिज्म, मतलब जो कट्टरवाद होता है। ये दोनों चीज़ें किस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारे इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करते हैं, या किसी भी राज्य के आंतरिक जो उनकी सुरक्षा है उसको कमज़ोर करते हैं, आतंकवाद या कट्टरवाद। इसको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है कि आतंकवाद क्या है, कट्टरवाद क्या है, और किस तरह से यह हमारे विकास में या हमारे आंतरिक सुरक्षा को के लिए एक चुनौती है। इसको हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत समझेंगे, जानेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 5 चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है नेक्सलिज्म, ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड काउंटरिंग नेक्सलिज्म, जिसको हिंदी में कहेंगे नक्सलवाद। स्पेशली भारत के रेफरेंस में हम लोग देखेंगे कि नक्सलवाद की समस्या क्या है। नक्सलवाद जो है इसका ओरिजिन मतलब उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ, और किस तरह से हम इसको काउंटर करें, मतलब इसको हम लोग दूर करें, कैसे ये दूर हो सकता है, समाप्त हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या है किसी भी देश के लिए, उसकी आंतरिक जो शांति है उसके लिए, उसके विकास में एक बाधक के रूप में ये काम करता है। तो हमें नक्सलवाद के उद्भव, विकास और कैसे इसको हम कंट्रोल करें, कैसे हम इसको समाप्त करें, काउंटर करें, इसको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 6, और यूनिट 6 के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो है द डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। द डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो नागरिक संहिता बनी हुई है, कानून जो बनाया गया है, तो उसमें उस पर जो विवाद है, डिबेट है, उसमें जो मतभेद है वो क्या है। जो नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सभी नागरिकों के लिए जो बना हुआ है, इसको लेकर जो डिबेट है वो क्या है, उसको हम लोग इसमें देखने का, समझने का को जानेंगे। और इसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 7, और टॉपिक 7 के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो है आरटीआई एक्ट, प्रोविजंस एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में इसको कहेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। और इसमें प्रोविजंस क्या दिए गए हैं, सूचना का अधिकार क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ से हम सूचनाएं ले सकते हैं, कैसे सूचनाएं ले सकते हैं, सूचनाएं नहीं मिलने पर हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रोविजंस उसमें क्या दिए गए हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत, और उसको पूरी तरह से लागू करने में क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या कोई आम नागरिक हो, लेने में, सूचना लेने में या सूचना देने में, सूचना के अधिकार को भारत के सभी राज्यों में सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन बाधाओं को हम लोग इस यूनिट 7 चैप्टर 7 के अंतर्गत हम लोग सूचना क्या अधिकार अधिनियम 2005 जो था उसको हम लोग को पढ़ना है। और दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू, not only in PG, all competitive exams. This topic is very very important. नेक्स्ट और अंतिम जो टॉपिक हमें इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है वो है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको कहेंगे। और इसके अंतर्गत भी हमें इसमें प्रोविजंस क्या दिए गए हैं एजुकेशन एक्ट में जो 2000 में बना था,
2008 में से लागू है। हाँ, 2008 से लागू है। और इसमें जो 86वां संवैधानिक संशोधन करके इसको लागू किया गया है, शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रोविज़न है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंतर्गत बताई गई हैं। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका होगी, बच्चों को डिफाइन किया गया है और उनको कैसे प्राइमरी लेवल पर बेसिक एजुकेशन दी जाए, उसके लिए क्या प्रोविजंस है उसको हमें देखना है। और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसको लागू करने में क्या समस्याएं या बाधाएं आ रही हैं, उसको भी हमें इस पेपर के अंतर्गत देखना है, पढ़ना है और समझना है। तो ये हमारा यूनिट्स था पेपर 15 के अंतर्गत। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज के अंतर्गत हम इन सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और चूंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, इन्वायरमेंट के बारे में जानना, विकास के बारे में जानना, जो इंटरनल पीस के लिए जो चैलेंजेस हैं, टेररिज्म आप जानते हैं कितना प्रॉब्लम है इससे, फंडामेंटलिज्म, कट्टरवादी कट्टरपंथी जो है वो, और देश में विकास कैसे हो, विकास किन रास्तों पर चल के हो, नक्सलवाद की समस्या, और जो सामान्य यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो नागरिक संहिता कानून बनाया गया है उसको लेकर जो डिबेट है, परिचर्चा है, वो क्या है। और इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण अधिनियम कानून जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इन दोनों को हमें जानना है, समझना है। और अगर हम इसको प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो के लिए आप तैयारी करें, टीचर शिक्षक के लिए करें, या आप लेक्चरशिप के लिए नेट जीआरएफ में करें के लिए अप्लाई करें। क्योंकि आफ्टर पीजी आप पीजी कर रहे हैं तो आगे कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जानना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो ये टॉपिक, ये पेपर भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये मैंने आपको जो इलेक्टिव पेपर्स था उसमें जो ग्रुप बी था उसके बारे में बताया। इसी के अंतर्गत जो दूसरा पेपर आता है ग्रुप ए, जिसमें है आप आइदर ग्रुप बी पढ़ सकते हैं या आप ग्रुप ए भी पढ़ सकते हैं। हम लोग अपने यहाँ अपने बच्चों को ग्रुप बी प्रिफर करके उनको वो पढ़ाते हैं, और फिर टाइम बचने पर उसको दूसरा पेपर भी पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को जिसमें भी इंटरेस्ट हो, अगर उनको कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज़ का ग्रुप बी अच्छा लगे तो उसको चुन सकते हैं, अगर उन्हें ग्रुप ए अच्छा लगे तो वो उसको भी चुन सकते हैं। और ग्रुप जो ए है वो है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछले सेमेस्टर्स में हमने पढ़े हैं। उस पिछले सेमेस्टर्स के अंतर्गत जो है आपको जो हमने पढ़े हैं उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें उसी का एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पवेब का भी एक पार्ट है, उसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर इसको कहेंगे।
और इसमें जो है कुछ जो टॉपिक्स जो पढ़ने हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसी पेपर से रिलेटेड है, तो मैं इसी में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ। ये आपका ग्रुप ए होगा, 403 का ग्रुप ए। ग्रुप बी की मैंने चर्चा की इससे पहले, ग्रुप ए ये होगा। और इसमें हमें इस पेपर का नाम होगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में उसको कहेंगे वित्तीय प्रशासन। और इस वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उसमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है कि वित्तीय प्रशासन और बजट। बजट क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ बजट। जो प्रत्येक साल देश का बजट पेश होता है, राज्य का बजट पेश होता है, वो बजट क्या है, बजट के तत्व कौन कौन से होते हैं, वित्तीय प्रशासन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। भारत में बजट संबंधी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे बनाई जाती है, बजट की प्रक्रिया क्या होती है, उसको। तीसरा जो टॉपिक इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग, हिंदी में जिसको कहेंगे कार्य निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट। तो ये क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब बजट पढ़ेंगे तो बजट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से बजट पेश होता है, उसका निष्पादन कैसे होता है, जीरो बजटिंग क्या है, कार्य निष्पादन बजट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बजट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमें इसको देखना है, पढ़ना है। उसके बाद है आपका कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक वित्त पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, उसको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, हिंदी में जिसको बोलेंगे भारतीय लेखांकन एवं अंकेक्षण प्रणाली। ये क्या होती है, इसको देखना है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको ये ग्रुप ए के अंतर्गत जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होगा, पेपर 15 के अंतर्गत ही इलेक्टिव पेपर आपका होगा, आप चुन सकते हैं आइदर ग्रुप ए और बी। तो उसमें हम लोग इन सब टॉपिक्स को, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है, समझना है, देखना है कि हम कैसे इसमें ये सारे बजट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पेश होते हैं, जीरो बजट क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वित्तीय नियंत्रण कैसे होता है, भारतीय लेखांकन और अंकेक्षण प्रणाली क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो कौन है, कैसे वर्क करता है, उसके क्या काम है, और जो सार्वजनिक वित्त है उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बजट या वित्त जो है किसी भी देश के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। और ये सारी प्रक्रिया जो होती है एक प्रोसेस से होती है, संसद से होती है, संसद के माध्यम से कराई जाती है, होती है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझना है। और यह एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर है उसी का पार्ट है। तो जो भी पेपर में आपको इंटरेस्ट होगा, आप कोई भी पेपर जिसमें आपको लगता है कि अगर आप इन्वायरमेंट का जो पेपर आपका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज़ का जो पेपर था इन्वायरमेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया ग्रुप बी, वो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेपर पसंद है तो उसमें आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये पेपर भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पेपर है।
अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुन सकते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पेपर है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आते ही हैं एग्ज़ाम्स में। और अगर आप नेट जेआरएफ लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मास्टर्स कंप्लीट करते करते आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब को प्राप्त कर लें। तो इसलिए आप मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री कोई छोटी डिग्री नहीं होती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अच्छा करना पड़ता है पढ़ने के लिए, सब कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो जब तक आप रेगुलरली पढ़ेंगी नहीं तब तक ये संभव नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में अच्छा करना चाहती हैं, बेटर करना चाहती हैं, कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहती हैं, निकालना चाहती हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। और ये कमांड तभी होगा जब आप रेगुलरली पढ़ाई के टच में रहेंगी। आपका उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होगा, बल्कि सही तरह से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना और समझना होगा, तभी आप इसका लाभ अपने जीवन में उठा सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी चीज़, कोई भी सेक्शन जो आपको समझ में नहीं आया हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि उसका आंसर मैं आपको दे सकूं, आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको आप तक पहुंच जाए, मिल जाए, और आपका पढ़ाई जो है रुके नहीं, वो लगातार चलता रहे। यही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है, ताकि आप अपने पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी कोई कमी ना हो, और आप घर बैठे अच्छी तरह से सारे टॉपिक को पढ़ें, समझें और अच्छा करें, बेटर करें। तो आज का क्लास हमारा अब यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।